चैप्टर होगा क्लास 9 के लिए। चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, लेसन 9 पॉवर्टी। बेसिकली गरीबी जो सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। जब भी हम पॉवर्टी या गरीबी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ें हमें एक तरीके से भिखारियों की शक्ल वगैरह देखने दिमाग में रिकॉल हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें देखते हैं कि पॉवर्टी में जो है हम जब पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें या फिर क्या क्या एक होता है ना कि ये चीज़ें क्राइटेरिया जो है हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ें इस व्यक्ति के पास होंगी या नहीं होंगी, जिसकी वजह से हम उसे गरीब कहेंगे। जैसे लैंडलेसनेस, मतलब कि उसके पास जो है भूमिहीनता होगी, ज़मीन नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो है बेरोज़गार होगा। साइज़ ऑफ फैमिलीज, बेसिकली एक तो बेरोज़गारी है या फिर कमाई बहुत कम है और उसके परिवार का जो साइज़ है, जो पालने वालों का जो है फीड करने वालों की संख्या जो है ज़्यादा है। इलिटरेसी, अनपढ़ता एक तो तरीके से। इसके साथ पुअर हेल्थ, उसकी जो है हेल्थ की जो कंडीशन ख़राब होगी। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होंगे। चाइल्ड लेबर, बच्चों को जो है एक तरीके से काम पे भेजा जाएगा। हेल्पलेसनेस, असहायता, वो अपनी पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल असहाय होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। अब हम आगे आते हैं कि बेसिकली पॉवर्टी, कौन इंसान गरीब है, कौन अमीर है, कौन जो है गरीबी रेखा बिल्कुल नीचे आता है, किसको हम गरीब कह सकते हैं। बेसिकली इसके लिए जो है हर सरकार की, हर देश में जो है एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा जो है सरकारों ने बना दी है, जिसे पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, जिसमें वो जो है ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपनी मिनिमम जो सोशल नॉर्म्स है, नीड्स है, वो उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से। अब हर गवर्नमेंट ने ये बनाई है तो हर देश की अपनी खुद की जो है इमेजिनरी लाइन या पॉवर्टी लाइन होगी, हर उसकी क्राइटेरिया अलग होगा। तो एक हम जो है ये देखते हैं कि बेसिकली एक कॉमन मेथड अगर मैं लेके चलूँ कि क्या दो चीज़ें देखी जाती है, तो इनकम है और कंजप्शन लेवल है, आय और उपभोग का स्तर है। बेसिकली उसको हर कोई देखता है कि क्या एक व्यक्ति जो है अपनी मिनिमम लेवल की नेसेसरी बेसिक नीड जो है, कम से कम जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, क्या वो उतना कमा पा रहा है, क्या उतना उपभोग कर पा रहा है, वो उतनी चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहा है वो अपने जीने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ लिया गया है कि अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में बेसिकली पुअर हर वो व्यक्ति है जो एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत का उल्टा है। कार जो क्या हो जाएगी, विलासिता हो जाएगी, लग्जरी हो जाएगी एक, जिसके लिए जो है वो गरीबी रेखा से एक तरीके से मिडिल क्लास से भी ऊपर माना जाता है, एक तरीके से हायर मिडिल क्लास में आ जाएगा। वो लग्जरी है, वो ज़रूरत के अंदर नहीं आती, बेसिक नीड के अंदर नहीं आती है। क्लियर। तो पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया है वो जो है अमेरिका और भारत का कितना अलग है, इसीलिए हर देश की जो है एक अपनी काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा वो माइंड में है, आइडियोलॉजी में है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि हर किसी के लिए अगर इंडिया की बात करूँ तो मिनिमम जो है चीज़ें क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट कर रखी है। फूड है, क्लोथिंग है, कपड़े हैं, फुटवेयर, जूते हैं, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली उन्होंने बेसिक नीड में रखी है। अब इन सब को जो है एक तरीके से काउंट किया जाता है, इन सब की जो काउंट किया जाता है तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इनकी फ़िज़िकल जो भी नीड है किसी भी इंसान की, उसको जो है पैसे में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि हमें एक नॉर्मल अंदाज़ा हो जाए कि एक व्यक्ति कितना कमाएगा या कमा रहा है, जिसके हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है या ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कंजप्शन पे डिटेल में पढ़ते हैं कि कितना उपभोग करेगा कोई व्यक्ति जिससे हम उसको जो है पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर रख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कंजप्शन जो बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं, फूड जो भी हम इंटेक करते हैं, उसको जो नापने का एक जो हमें एनर्जी मिलती है उसको नापने का एक जो है पैमाना या फिर जो नाम दिया गया है वो कैलोरी दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे जो है कंजप्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को जो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको जो है अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए उसको खाना कितना खाने की ज़रूरत है कि उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उसके शरीर को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो पूरी होगी। और ये हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती है, उसकी उम्र पे डिपेंड करेगा, उसके लिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग होती है। लेकिन हम जो इसमें पढ़ेंगे वो एक बेसिक नॉर्मल सा लेकर चलेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने जो है एक तरीके से जो गांव है रूरल एरिया से बेसिकली वहाँ पे 2400 कैलोरी जो है एक्सेप्ट की है पर पर्सन पर डे, एक व्यक्ति एक दिन के लिए। और 2100 कैलोरी जो है वो शहरों में उन्होंने एक्सेप्ट की है कि अगर एक व्यक्ति इतना कंज्यूम करता है, इतना उपभोग करता है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि जो गांव है वहाँ पे कैलोरी जो है वो ज़्यादा है और शहरों में कम है। ऐसा क्यों?
ये बात याद रखिएगा कि गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें फिजिकल वर्क जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च होती है। और शहरों में हम फिजिकल वर्क कम करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर काम हम क्या बैठ कर कंप्यूटर वगैरह पे कर रहे होते हैं, या फिर जो है लेक्चर ले रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हैं। अगर हम अपनी ही बात करें, स्टूडेंट है तो हम लेक्चर ले रहे हैं, जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बैठ कर हो रही है, तो हमारी एनर्जी जो है वो कम जो है खर्च होगी। ठीक है, इसीलिए जो है शहरों के लिए एनर्जी लेवल जो है, कैलोरी जो है वो कम रखी गई है, 2100 रखी गई है, और गांव के लिए जो है वो ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि फिजिकल वर्क में जो है एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ज़्यादा खर्च होती है कैलोरी। ठीक है, बर्न होती है बेसिकली। इसीलिए जब भी किसी को पतले होने के लिए कहा जाता है तो उसको फिजिकल वर्क ज़्यादा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं इनकम पे, आय पे। बेसिकली अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है इनकम का जो क्राइटेरिया है वो रहता है, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं, राइज इन प्राइसेस की वजह से जो महंगाई है, या जो पैसों की महंगाई जो आगे बढ़ती रहती है कंटिन्यू, क्योंकि सामान की जो कीमत है उसमें तो चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसको जो है चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है पीरियोडिकली जो है इसको चेंज किया जाता है समय के अनुसार। इसके साथ साथ अगर मैं लेटेस्ट की बात करूँ 2011 और 12 की, तो इसमें जो है 816 जो है एक तरीके से 816 जो रुपीज़ है वो माना गया है कि अगर एक गांव में रहने वाला व्यक्ति इतना जो है खर्च एक मंथ में जो है एक तरीके से खर्च करता है, तो वो जो है एक खर्च करता है या फिर कमाता है, तो वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। और शहरों में यही जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, 1000 रुपये तक है। अब ये देखो कि यहाँ पे उल्टा हो गया है, कैलोरीज जो है गांव में ज़्यादा चाहिए थी, शहरों में कम। और अगर मैं पैसों की बात करूँ तो पैसे जो है वो शहरों में ज़्यादा है और गाँव में कम। वो इसलिए है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि शहरों में बहुत सारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो हमारी मूलभूत चीज़ें या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी कीमत जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहरों में जो है खर्च जो है पैसों की, अगर मैं बात करूँ, इनकम जो है ज़्यादा क्राइटेरिया रखा गया है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो फैसला कौन लेता है, कौन डिसीजन करता है, तो बेसिकली NSSO जो है डिसाइड करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तय करता है, ये सारी सर्वे करके जो है कि कितना इनकम या कितना कंजम्पशन लेवल रखना चाहिए, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर डिसाइड किया जा सके कि पॉवर्टी लाइन इतनी होनी चाहिए। और ये लगभग जो है टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, लगभग 5 साल में चेंज होती है। इसके साथ ये बात याद रखना कि अगर एक देश के अंदर की है तो उसके साथ इंटरनेशनली भी होगा, क्योंकि देशों को भी कंपेयर किया जाता है कि कौन सा देश गरीब है, कौन विकासशील है, कौन विकसित है, तो उसको जो है एक तरीके से उसको नापने का क्राइटेरिया जो है वो वर्ल्ड बैंक ने बना रखा है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हर किसी के लिए एक ही है। जो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए उन्होंने जो है एक तरीके $1.90 जो है वो रखा है इस चीज़ का क्राइटेरिया, कि एक व्यक्ति जो है पर जो है एक दिन में जो है अगर इतना कमाता है, इतना जो है वो यूज़ कर सकता है, तो वो जो है गरीब नहीं है। क्लियर? अब इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे भी आपको ग्लोबल जो है सिनेरियो में इसी चीज़ को जो है हम मान के चलेंगे कि अगर पूरे विश्व की गरीबी को कम करना है या उसको मिटाने के लिए जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। यही क्राइटेरिया वो मानकर चलेंगे वर्ल्ड बैंक का। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सोशल एक्सक्लूजन। बेसिकली आप ये फ़ोटो देख सकते हैं जहाँ पे एक खाई बन गई है, जिसमें जो है 2 ग्रुप्स को जो है डिवाइड कर दिया गया है। ये व्यक्ति इधर रह गया है और ये दूसरी तरफ हो गए हैं। ठीक है, अब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि सामाजिक विभेद, समाज का जो अंतर है उसकी वजह से, अगर मैं ये बोलूँ कि ये अमीरों का ग्रुप है और ये गरीबों का ग्रुप है, तो जिसकी वजह से अमीर जो है वो अपने बच्चों को वो फैसिलिटी दे पाएंगे, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ सुविधाएं, स्किल्स वगैरह दे पाएंगे, जिसका उनका बच्चा जो है आगे चल के और अच्छी डेवलपमेंट कर सके। लेकिन जो ये इस साइड रह गया है, ये अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से जो है कि वो जो है गरीब ही बने रहेंगे। अगर वो जो है उन्हें एजुकेट नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी सिचुएशन अच्छी नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्किल नहीं दे पा रहा है, उनको अच्छी जो है हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, तो जिसकी वजह से उनकी गरीबी जो आगे कंटिन्यू बनी रहेगी। अब ये बात याद रखिएगा कि समाज एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ पे गरीबों को जो है ये जो सामाजिक अंतर है, ये जो खाई जो बन गई है सोशल एक्सक्लूजन की, इसकी वजह से जो है ये गरीब व्यक्ति जो है अपने बच्चों को जो है अच्छी फैसिलिटी वगैरह नहीं दे पा रहा है अपनी गरीबी के कारण, जिसकी वजह से उनकी गरीबी आगे कंटिन्यू बनी रहेगी। क्लियर?
तो गरीबी के कारण, और ये लोग उस चीज़ को जो है प्रोवाइड करा पाएंगे जिससे इनकी जो गरीबी कहा या फिर जो अपनी कंडीशन है वो पहले से और बेटर करते जाएंगे। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूशन जो है वो गरीबी के कारण होता है, सामाजिक जो भेद है वो गरीबी के कारण ही हुआ है, और इसके सामाजिक भेद के कारण ही जो गरीबी है इसकी वो ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। क्लियर, अपने बच्चों को एजुकेट वगैरह करके जो है वो उस जगह से, उस जो खाई एक तरीके से गरीबी की, उससे बाहर ही नहीं वो आ सकता है। इसको कहते हैं सामाजिक एक्सक्लूशन, मतलब कि सामाजिक जो अंतर है, जो भेद है, उसकी वजह से उसकी गरीबी जो है आगे कंटिन्यू बनी रहेगी। क्लियर, तो ये सीधी सी है कि पॉवर्टी का एक ऐसी जो है टर्म के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे पुअर सराउंडिंग्स की वजह से जो है पुअर पीपल जो है अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और वो जो है उसी सराउंडिंग्स में रह जाते हैं, वो उनके उसी माहौल में रह जाते हैं। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से बहुत बुरी चीज़ है कहा जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों से बचाने के लिए ही जो है गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप लेती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाना हो गया। ठीक है, और सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वल्नरेबिलिटी, बेसिकली असुरक्षित समुदाय। अब असुरक्षा का मतलब क्या है कि इस जो सोसाइटी है वहाँ पे जो गरीबी है वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए जो है हर कोई असुरक्षित है। कोई भी जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो भी उसके नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है गरीबी से बिल्कुल मुक्त हो गया है, सुरक्षित हो गया, सिक्योर हो गया है कि गरीबी उसके पास कभी आएगी ही नहीं। ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो गरीबी से असुरक्षित हैं। ठीक है, इसमें जो है एक सिंपल सा है, बैकवर्ड कास्ट हो गया, या फिर फिजिकली हैंडीकैप हो गए, या विडो हो गई, ये सारे लोग जो है वो असुरक्षित है, वो इस सिचुएशन में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड वगैरह आ जाते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं, तो वो लोग जो गरीबी से काफ़ी जो है रेखा से काफ़ी आगे होते हैं, अमीरी में काउंट किए जाते हैं, वो लोग भी ऐसे सिचुएशन में वल्नरेबल ग्रुप्स हो जाते हैं, गरीबी से असुरक्षित हो जाते हैं। क्लियर, ये चीज़ याद रखना। और भी बहुत से लोग आते हैं जिनके पास ऑल्टरनेटिव जॉब नहीं होती है, एजुकेशन जो है कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, कम्युनिटीज़ कई होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं सोशल ग्रुप्स, मतलब सामाजिक समुदाय में कौन वल्नरेबल है, तो जो SC या ST कास्ट, जो शेड्यूल के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, जिनके साथ समाज ने सदैव से ही भेदभाव किया है, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये लोग सामाजिक रूप से हमेशा से पिछड़े ही रहे हैं, तो सामाजिक रूप से ये लोग असुरक्षित है गरीबी से ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिकल जो है वल्नरेबल ग्रुप की बात करते हैं। तो जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर है, जब गांव में काम करने वाले खेती हर मजदूर है, खेतों में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास नाम मात्र की ज़मीन है या वो भी नहीं है, किसी दूसरे की खेती में ज़मीन काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। इसके साथ जो अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड है ये भी वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा गरीब है एक तरीके से। जो शहरों में दिहाड़ी मजदूर वगैरह हैं वो भी जो गाँव घरों में जो है काम करने वाले लोग हैं। क्लियर, इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको डबल डिसएडवांटेज होता है, मतलब कि या तो SC और ST कास्ट से आते हैं, इसके साथ या तो दिहाड़ी मजदूर, या फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इनको जो है आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो डबल डिसएडवांटेज है ना, एक तो सोशली भी जो है वो बैकवर्ड ग्रुप से है, और दूसरा इकोनॉमिकली भी। क्लियर, इसके साथ चलते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ऐसा एक है समुदाय भी जो गरीबों में भी गरीब है, बहुत सी पुअर फैमिलीज है जहाँ पे वो लोग, कुछ ऐसा समुदाय है जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, जैसे कि जो पुअर फैमिलीज है वहाँ पे जो वुमेन्स है, जो औरतें हैं, जो एल्डरली पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें तो दवाइयाँ वगैरह नहीं मिल पाती है ना, जो फीमेल जो बच्चियाँ हैं, फीमेल इन्फेंट जो बच्चियाँ हैं, उन्हें जो है और ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है गरीब फैमिली में। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर एक गरीब परिवार है जो सिर्फ एक ही बच्चे को एजुकेट कर सकता है और उसके पास बॉय और गर्ल का ऑप्शन है, तो वो बॉय को चुनते हैं, राइट। तो इसमें जो है क्या है कि गरीबी का जो प्रभाव है, जो जो बच्चियां हैं या फिर जो घर की औरतें हैं उन पे और ज़्यादा पड़ता है, वो गरीबों में भी गरीब काउंट किए जाएंगे। क्लियर, अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में जो है लगभग आधे से ज़्यादा 51% जो है लगभग लोग जो है वो क्या है, गरीब है। और अगर मैं बात करूँ अर्बन कैजुअल लेबर जो दिहाड़ी मजदूर है, वो तो आधे जो पूरे उनकी संख्या उसमें से आधे तो गरीब ही है। ठीक है, इसी हिसाब से जो है रूरल एग्रीकल्चर की बात करूँ, शेड्यूल कास्ट की बात करूँ, तो इन सब में देखो बेसिकली जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब है ना। उनका तो आधा समाज जो है बेसिकली समुदाय जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, बेसिकली अंतर्राज्यीय असमानताएं। अंतर्राज्यीय असमानता का क्या मतलब है कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि जितने लोग यूपी में जो है गरीब है उतने ही लोग जो है दिल्ली में ही गरीब होंगे। असमानता आप ये देखोगे ना, गरीबों की जो संख्या है उसमें असमानता हम देखते हैं। कई जगह जो है कम हुए हैं, बेसिकली कई जगह ज़्यादा हुए हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बिहार और उड़ीसा की बात करें तो भारत में सबसे दो गरीब जो स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, बिहार और उड़ीसा में। बिहार में 33.7% और उड़ीसा में 32.6% जो है वो गरीबों की संख्या है। अब इसके कारण जो है, अब बेसिकली इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है तो इसके कारण भी होंगे। इसके कारण हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन्होंने जो है पॉवर्टी को डिक्लाइन करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबों की संख्या हम दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम पाते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इन्होंने जो है ट्रेडिशनली जो है वो किया है। कैसे? उन्होंने अपने यहाँ खेती, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, खेती में जो है वो बढ़ोतरी करके जो है क्या रिड्यूस किया है, पॉवर्टी रेट रिड्यूस किया है, कम किया है। इसके साथ अगर मैं केरला की बात करूँ तो उन्होंने किस पे फोकस किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन को एज अ बर्डन नहीं, एज अ रिसोर्स तैयार किया उन्हें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और स्किल्स देकर। क्लियर। इसके साथ वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो लैंड रिफॉर्म्स मेजर, बेसिकली ज़मीनों को सुधारने की जो है उन्होंने जो है स्टार्ट किया था, ज़मीन सुधार, भूमि सुधार उपाय किए, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी में रिडक्शन हुई, कम हुए पॉवर्टी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करूँ तो उन्होंने पीडीएस, बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो यूज़ किया, जहाँ पे जो है जो गरीब व्यक्ति है उसको जो है राशन की दुकानों से जो है खाना दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से भुखमरी और गरीबी जैसी चीज़ें कम हुई है वहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, जिसकी बात हमने ऊपर ही की थी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो विश्व स्तर पे है उसमें गरीबी में लाने के लिए, कमी लाने के लिए गरीबी में क्या क्या स्टेप उठाए गए। बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया रखा है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक व्यक्ति एक दिन में जो है $1.90 लगभग कमाता है, तो वो क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है। क्लियर। अब इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि इसके अकॉर्डिंग जो है 1990 में जो है वो 36% जो है गरीब थे, और यही जो है 2015 की काउंटिंग में 10% हो गए हैं। तो मतलब रिडक्शन हुआ है, कम हुई है पॉवर्टी। अब अलग अलग जगह पे यहाँ पे भी अलग अलग कारणों से कम हुई है। जैसे चाइना और साउथ एशिया में जो है, साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है, उनकी आर्थिक जो वृद्धि हुई है वो बहुत तेज़ी से हुई है। लोगों ने जो है ह्यूमन रिसोर्स में जो है उनका डेवलपमेंट किया है, ह्यूमन को एज ए रिसोर्स यूज़ करना शुरू किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इनकी पॉवर्टी कम हुई है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो ये बहुत एक तरीके से हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि चाइना जो है 88.3% जो है 1981 में उनकी जो है एक तरीके से गरीबी रेखा थी, गरीबों की संख्या थी कहा जा सकता है। फिर 2008 में वो 14.7 हुई, और आज 2015 अगर मैं लेटेस्ट आंकड़ों की बात करूँ तो 0.7% रह गई है। ठीक है। बाकी साउथ एशिया कंट्रीज़ की बात करूँ मैं तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों की, तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से कमी आई है। 34% 2005 में थे और 16.2% 2013 में है। ठीक है। अब इसके साथ ये बात याद रखना, यूएन ने जो है, यूनाइटेड नेशन ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि विकास की धारणीयता के सिद्धांत, सतत पोषणीय विकास के तरीके से जो है गरीबी को कम करने के लिए 2030 तक का अपना टारगेट रखा है कि विकास किया जाएगा इस तरीके से कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और इसके ज़रिए हम गरीबी को कम करेंगे। ठीक है। इसके आगे चलते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के रीजंस क्या है, गरीबी के क्या कारण है। तो सबसे पहला हिस्टोरिकल रीज़न ही देख लेते हैं कि हमारा जब ब्रिटिशर्स का हम पर राज था, बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था हमारे यहाँ, तो क्या किया गया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मतलब कि जो एक तरीके से पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी उसको डिस्करेज किया गया, उसको हतोत्साहित किया गया, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्सटाइल का एक तरीके से था, कपड़ा उद्योग था, पूरा वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसके साथ साथ एक तो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को जो है प्रमोट नहीं किया गया। इसके साथ जो है पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रही, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी का सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहा, गरीबी कम नहीं हुई, उल्टा ज़्यादा हुई। क्लियर। इसके साथ फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन की फेलियर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पूरे
एक तरीके से इंडिया में लाया गया था, लेकिन इसका सक्सेसफुल रूप जो है हम सिर्फ जो है कुछ ही जगहों पे देखते हैं, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, इन्हीं जगहों पे देख पाते हैं। बाकी इंडिया में तो ये फेलियर ही रहा, जिसकी वजह से गरीबी बनी रही। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी है बेसिकली। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो है बहुत सारे जॉब्स को जो है निकाला गया, लेकिन जितने लोग रोजगार को खोज रहे थे, जॉब सीकर जितने थे, उतनी जॉब्स नहीं निकाल पाए लोग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है शहरों में जो है वेंडर्स का, रिक्शा पुलिस का काम करने लगे, एक प्राइवेट जॉब में लग गए, जिसकी वजह से जो है उन एक गरीबी जो है आगे कंटिन्यू हुई। स्लम एरियाज बन गए जो है शहरों में, और वो जो है यहाँ पे पॉपुलर एक तरीके से पॉवर्टी जो है ज़्यादा बढ़ती ही रही है। ठीक है, जो गांव की पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो शहरों में शिफ्ट हुई है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, बेसिकली ज़मीन और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उसमें जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो बंटवारा है वो अनइक्वल है, एक ही जैसा बंटवारा नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास जो है घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है कि घर भी हो उसका अपना। तो इसकी वजह से जो है ये देखते हैं कि गरीबी जो है उसका एक कारण ये भी है। लेकिन लैंड रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने योजना तो निकाली, लेकिन इसका जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया, इसको सही से लागू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसका जितना असर हमने सोचा था, जितनी उम्मीद की थी, वो नहीं हो पाई, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ रूरल पुअर्स हैं। क्लियर। इसके साथ चलते हैं सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिकल। और इसके साथ जो है एक तरीके से हमारा जो इंडियन है वो एक रिलीजियस सेरेमनीज पे या फिर कल्चरल सेरेमनीज पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है, जिसकी वजह से यहाँ गरीबों की संख्या जो है वो उतनी की उतनी बनी हुई है। इनडेप्थनेस बेसिकली जो उधार है हमारे यहाँ जो गरीब है वो जो है अपने खेती में जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने के लिए जो है वो उधार लेता है, बोरो करता है मनी, इसके पास जो है फिर उसको रिपे नहीं कर पाता है, उसकी जो पॉवर्टी है वो कंटिन्यू चलती ही रहती है, रिपे नहीं कर पाता है तो उसकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन वगैरह होती है वो भी चली जाती है। और ये जो है इसी वजह से पॉवर्टी का जो है कॉज और इफेक्ट दोनों ही है इंडेप्थनेस, बेसिकली उधार ऋणग्रस्तता जो है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बेसिकली इस पॉवर्टी को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली अपनी जो आर्थिक वृद्धि है हम उसको जो है आर्थिक शक्ति को बढ़ा के जो है हम जो है पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमें हर किसी को जो है अपने ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स जो है वो यूज़ करना चाहिए, और उसको जो है उसको रिसोर्स की तरफ बनाना भी चाहिए। एजुकेशन जो है वो बॉय हो या गर्ल चाइल्ड हो दोनों को ही देना चाहिए, जिससे हम जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सके, उनकी स्किल्स को अच्छे से अच्छा डेवलप करना चाहिए, उन्हें अच्छी से अच्छी जो है हेल्थ फैसिलिटी देनी चाहिए, जिससे जो है वो आगे चल के जो है देश के विकास में जो है अपना योगदान दे सकेंगे। क्लियर, जिससे गरीबी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। दूसरा तरीका है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। बेसिकली सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, तो इसको भी टारगेट करके इनके जो टारगेटेड है एक तरीके से एम है उसको पूरा करके भी जो है हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। जैसे एक योजना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मतलब 2005 में ये आई थी, जिसको जो है शॉर्ट में मनरेगा या नरेगा भी कहा जा सकता है। अगर महात्मा गांधी हटा दिया जाए तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन जाएगा, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो यही आंसर है। अब इसका एम क्या था? एम टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ रूरल एरियाज। बेसिकली रूरल एरियाज गांव में जो है 100 दिन का जो काम है वो हर किसी को जो बेरोजगार है उसको प्रोवाइड कराना सरकार की ड्यूटी होगी। बस आपको एनरोल करना होगा, अपना नाम देना होगा और अपना जो है कार्ड बनवाना होगा मनरेगा का। उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको 100 दिन का वो रोजगार देगी। अगर वो नहीं भी दे पाती है, देखो इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर सरकार फेल हो जाती है आपको काम प्रोवाइड कराने में, तो वो जो है वो आपको 100 दिन का जो वेजिस है एक तरीके से जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो आपको अलाउ करेगी, आपके अकाउंट में देगी। क्लियर। इसके साथ आगे चलते इसका एक और एम था कि इसमें जो है वो लोगों को काम कैसे देगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले, जैसे ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन से बचने, एक तरीके से जो प्रकृति को बचाए उसको वैसे काम देगी। मतलब ऐसी चीज़ें कि जो है एक तरीके से नहरों को जो है फिर से जो है उनमें जान डालना, उन्हें पानी फ्लो कराना, ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें जो है सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, ऐसे कार्य लोगों से करवाए
जाएंगे ताकि मिट्टी जो है वो ख़राब ना हो, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े, ऐसे कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये जब शुरू हुआ था तो इसका एम था कि 625 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंडिया में जो है इसको लागू किया जाए स्टार्टिंग में। इसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ जो है इसमें 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए था? वुमेन्स के लिए था, बेसिकली औरतों के लिए था। और इसकी परसेंटेज देख लो, एससी के लिए 23%, एसटी के लिए 17% और वुमेन के लिए 53%। ठीक है, ये जो है इसका अभी एक तरीके से वो किया गया है कि इतने रिजर्व रखी जाएगी सीटें। अब इनकी जो है एक तरीके से जो सैलरी थी वो पहले जो है कम थी, अब धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें भी चेंजेस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी मार्च 2018 में जो रिवाइज की गई है वो कितनी है? जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है उनके लिए जो है, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो 281 पर डे है, और अगर मैं झारखंड और बिहार की बात करूँ तो 168 पर डे है। मतलब कि यूनियन टेरिटरीज या अलग अलग स्टेट में जो है इसको रिवाइज किया गया है, और इसके जो वेजेस के रेट है वो अलग अलग किए गए हैं जगह के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो 1993 में आई थी, जिसे PMRY भी कहा जाता है। इसका प्रोग्राम क्या था? एक तरीके से प्रोग्राम जो था इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब स्वरोजगार जो है उपलब्ध कराना। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं उनको जो है ऐसे एजुकेट करना कि वो जो है स्वयं रोजगार के अपने खुद के छोटे मोटे जो है बिजनेस वगैरह सेटअप कर सके, इंडस्ट्रीज लगा सके। और ये कहाँ कहाँ? स्मॉल टाउन में, छोटे शहरों में और रूरल एरियाज़ में, मतलब गांव में होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बेसिकली 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था, REGP करके। ठीक है, और इसका भी जो है एम क्या था? वो क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब स्वरोजगार को जो है बढ़ाना था, वही गांव और शहरों में, छोटे छोटे जो शहर हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में स्टार्ट की गई थी। और इसका काम क्या था कि पुअर जो फैमिलीज थी, जो पॉवर्टी लाइन, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको जो है बैंक से क्रेडिट वगैरह देकर उनका खुद का काम वगैरह स्टार्ट करवाना, उनको जो है हेल्प करना ताकि उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में जो है शुरू की गई थी। इसमें क्या काम था? बेसिकली जो गांव है छोटे छोटे, उनका विकास करना, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, लोगों को शेल्टर देना, घर देना, या फिर साफ पानी जो है उपलब्ध कराना, बिजली देना, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचाना। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम, अब कि ये सारी पॉलिसीज़ जो फेल क्यों हो रही है? बेसिकली हम बार बार अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई तो कारण होगा। इसका एक कारण ये है कि लैक्स इफेक्टिवनेस, ये बहुत कम प्रभावी रही हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली इनका जो लागू किया जाना था उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका प्रॉपरली, अच्छे से। ठीक है, जिसकी वजह से अपने टारगेट्स जो है पूरे नहीं कर पाए। क्लियर? इनकी स्कीम्स में ओवरलैपिंग हुए, मतलब भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें बहुत सारे सामने आई, जिसकी वजह से जो है ये स्कीम्स में जो है टाइम टू टाइम जो है या तो छोड़ दिया गया, या फिर जो है आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए गए। कोई ना कोई रीज़न हुआ जिसकी वजह से जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था वो इफेक्टिव हुआ। सरकारी तंत्र में कहीं कमी आ गई, कहीं लोग जो है जागरूक नहीं है इतने, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये लागू तो बहुत गुड इंटेंशन से, बहुत अच्छी जो है योजनाओं से, बहुत अच्छे जो है विचारों से लागू की गई थी, लेकिन जो डिजर्विंग पुअर थे उन तक इसकी रीच नहीं हो पाई, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया। क्लियर? अब यहाँ पे आपका जो है चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को क्लिक कर दें। थैंक यू।